नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बता दें आपको कि आज एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस समारोह है। एनसीसी रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम है। शाम 5:45 पर एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बता दें आपको कि इसमें 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स जो है वो शामिल होंगे। 75 रुपए का स्मारक सिक्का जो है वो भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि आपको वसुधैव कुटुंब के सच्ची भारतीय भावना के तहत कुल 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट्स को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। एनसीसी इस साल अपना 75वां वर्ष जो है स्थापना का मना रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। पीएम मोदी का 5:45 बजे यानी कि 5:45 पर शाम को संबोधन होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो आज एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस समारोह है। एनसीसी रैली को पीएम मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। यहाँ पर संबोधन होगा पीएम मोदी का। और चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर एनसीसी का मतलब क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्यों ये इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो 15 जुलाई 1948 को दिल्ली में एनसीसी की स्थापना हुई और एनसीसी की स्थापना आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है एनसीसी। और एनसीसी में 1.2 मिलियन से अधिक कैडेट्स जो है वो शामिल हैं। इनके अलावा आपको हम बताएं कि एनसीसी जो है वो भारतीय सेना से संबंध एक स्वैच्छिक संगठन है। रक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए ये इसका गठन जो था वो किया गया था। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कैडेट कोर एनसीसी को शिक्षा मंत्रालय जो है वो संचालित करती है। और एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ भारतीय नागरिक होना जो है वो जरूरी है और अनिवार्य शर्त भी है। तो भारत के साथ नेपाल के नागरिकों को भी एनसीसी ज्वाइन करने की छूट दी गई है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का छात्र होना आपके लिए जरूरी है। छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना भी जरूरी है, ये भी एक शर्त है। एनसीसी ज्वाइन करने वालों की उम्र 12 से 26 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एनसीसी कैडेट्स को छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाती है इस दौरान जब वो एनसीसी ज्वाइन करते हैं। तो आज एनसीसी का 75वां वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर इन लोगों को संबोधित करेंगे। एनसीसी की रैली है जिसको पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। बता देंगे आपको कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर आज भी कई जगह से जो अहम खबरें हैं वो सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल ये कल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद जो है वो लगातार जारी है। सरकार ने इसे दिखाने पर रोक लगा दी है। यूट्यूब और ट्विटर पर इसे ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया गया है और वहीं कई जगहों पर लोग इसे प्रदर्शित करने पर अड़े हुए हैं। इन सबके बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर कल जोरदार हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने पहले प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों और सदस्यों को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस ने भीम आर्मी के छात्र संघ के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। फैकल्टी में पीएम की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के आह्वान के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया में भी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हो चुका है। जेएनयू में जब छात्र संघ स्क्रीनिंग करने जा रहे थे तब प्रशासन ने बिजली और इंटरनेट ही काट दिया था, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने एबीवीपी पर पथराव का आरोप लगाया। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जो विवाद है वो पश्चिम बंगाल भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री दिखलाने की व्यवस्था की थी, लेकिन अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो ये अलग अलग जगह से आई 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5 जगह की दिल्ली में कैसे हंगामा हुआ वो तस्वीर आप देखिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा सबसे पहले जो विवाद शुरू हुआ उसका नाता था जेएनयू से। जेएनयू में सबसे पहले बवाल की खबरें सामने आई, उसके बाद फिर जामिया में और अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी ये इसी तरीके की खबरें सामने आई हैं। दरअसल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जगह जगह पर यह बवाल हो रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया जा चुका है, कहीं पर धारा 144 लगाई गई है। तो जामिया और जेएनयू में भी बवाल हो चुका है। तो और अब ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का बवाल जो था वो बंगाल भी पहुंच चुका है। तो स्क्रीनिंग के दौरान कहीं पर बिजली के तार काटे जा रहे हैं, बिजली काटी जा रही है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, जिसके बाद छात्र जो है वो
मुखर हो जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का आज से मिशन राजस्थान का दौरा है। राजस्थान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भीलवाड़ा के असीन में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और इसी दौरान भगवान श्री देव नारायण मंदिर में भी पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। तो पीएम मोदी का आज मिशन राजस्थान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य हैं भगवान श्री देव नारायण और श्री देव नारायण जी के जन्म महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि आज पीएम मोदी जो है गुजरात के दौरे पर रहेंगे और राजस्थान के भीलवाड़ा में पीएम मोदी की एक जनसभा भी है। यहां पर वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। देव नारायण जी के जन्म उत्सव में भी वो शामिल होंगे। तो सुबह 9:30 बजे दिल्ली से राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज से पीएम मोदी का मिशन राजस्थान है और राजस्थान में दरअसल चुनाव होने हैं। उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अब ये दौरा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं राजस्थान, किन मायनों में खास हो जाता है और क्यों खास हो जाता है, वो कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल राजस्थान में गुर्जरों का प्रभाव है। बता दें कि गुर्जरों के आराध्य देव हैं भगवान श्री देव नारायण और देव नारायण कॉरिडोर का ऐलान भी पीएम मोदी इस दौरान कर सकते हैं। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजस्थान में दरअसल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से बेहद खास ये दौरा। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की बात करें तो 5% वोट बैंक है वहां पर गुर्जर समाज का और 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर गुर्जर वोटर्स का सीधा प्रभाव में असर है और गुर्जरों को राजनीतिक रूप से बेहद मुखर माना जाता है। और इस दौरे के दौरान गुर्जर समाज को साधने की कोशिश भी पीएम मोदी की नजर आएगी, क्योंकि वो लगातार चाहते हैं कि जो वो वोट बैंक है जिनका ज्यादा असर है, जिनका ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि राजस्थान में 60 सीटें हैं विधानसभा की। ऐसे में अगर 30 से 40 सीटों पर गुर्जर समाज का प्रभाव है तो सबसे पहले इसी समाज को अपने फेवर में बीजेपी करना चाहती है। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि देर रात तक चली है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी समेत पार्टी के कई नेता इसमें शामिल हुए थे। त्रिपुरा विधानसभा को लेकर के चर्चा हुई और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और साथ ही बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीईसी समेत कई लोग और त्रिपुरा कोर ग्रुप के नेता भी शामिल हुए। पीएम मोदी त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा इसमें करते नजर आए। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में टिकटों को अंतिम रूप दिए जाने पर चर्चा की गई है। ऐसे में संभावना है कि बीजेपी कभी भी त्रिपुरा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो अहम खबर और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कल देर रात तक जो बैठक थी वो चली बीजेपी की और इस बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर के दरअसल चर्चा जो है वो हुई है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। ये बैठक कल रात देर रात तक चली है। तो अहम खबर और बड़ी खबर, अब जल्द ही बस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो हो सकता है। तो चलिए अब दरअसल हम यहाँ पर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसका चुनावी समीकरण भी समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल चुनाव जो होना है वो यहाँ पर वो उसके लिए 16 फरवरी जो है मुकर्रर की गई है तारीख और जो नतीजे आएंगे यहाँ पर रिजल्ट का दिन है 2 मार्च को नतीजे आएंगे जो तय करेंगे कि कौन काबिज हुआ। और सीटों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल सीटें यहाँ पर 60 है और अगर 2018 के समीकरण की बात करें तो बीजेपी के खाते में 36 सीटें गई थी और इनके अलावा बीजेपी के अलावा अगर हम बात करें सीपीएम पार्टी की तो 2018 में सीपीएम के खाते में 16 और 2018 में ही आईपीटीएफ की हम बात करें तो उसके खाते में 8 सीटें गई थी। तो यह है फिलहाल 2018 का त्रिपुरा विधानसभा का चुनावी समीकरण, जिसमें अब बता दें आपको कि 16 फरवरी को चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और नतीजे का इंतजार सबको रहेगा कि आखिर कौन सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहा और किसने बाजी यहां पर मारी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे अब गृह मंत्री अमित शाह की। बता दें आपको कि अमित शाह का कर्नाटक दौरा है आज और इस दौरान हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में वो दौरा करेंगे और धारवाड़ के कुंडगोल में रोड शो का भी कार्यक्रम है। तो अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर अमित शाह के कई कार्यक्रम है जिसमें रोड शो भी अमित शाह करने वाले हैं अपने पूरे काफिले के साथ। और महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर अमित शाह जो है वो जाने वाले हैं। 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं तो कर्नाटक दौरे जो है वो दौरा ऐसे में अमित शाह का बेहद खास और बेहद अहम माना जा रहा है।
और ऐसे में कई कार्यक्रम है अमित शाह के। धारवाड़ के गुनगोल में रोड शो का कार्यक्रम है अमित शाह का, यहाँ पर रोड शो करेंगे। तो महीने में दूसरी बार कर्नाटक दौरे पर अमित शाह जा रहे हैं। समझ सकते हैं आपके बीजेपी के लिए हर राज्य हर स्टेट जीतना कितना जरूरी है और कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त सामने है। लिहाजा सब जगह की कमान जो है धीरे धीरे तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो संभाल रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुज्जरों को साधने के लिए पहुंचेंगे, बेहद खास उनका दौरा माना जा रहा है। अगर हम यहाँ पर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जिम्मा जो है अमित शाह के कंधों पर दिया गया है। अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह जाएंगे यहाँ पर तो कर्नाटक दौरे पर। तो चलिए अब अमित शाह का जिक्र हम कर रहे हैं, उनके मिशन कर्नाटक का हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों ये दौरा खास है उनका और क्या क्या कार्यक्रम है वो भी जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा देते हैं। तो दरअसल अमित शाह का मिशन कर्नाटक है। बीजेपी के कई कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह को शामिल होना है, शामिल होंगे इस दौरे के दौरान। इसके अलावा आपको हम बता दें कि बीवीबी कॉलेज के 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। हुबली में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे अमित शाह इस दौरे के दौरान। और इसके अलावा धारवाड़ में फॉरेंसिक विज्ञान लैब का भी शिलान्यास जो है अमित शाह के हाथों होना है। गुंडागोल की बात करें तो वहां पर विजय संकल्प अभियान रैली जो है वो निकाली जाएगी, उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बेलगावी में पार्टी के 2 बैठकों में भी शामिल होने का कार्यक्रम है अमित शाह का। तो कर्नाटक में इस साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बेहद खास और बेहद अहम दौरा अमित शाह का माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जाएंगे और इस दौरान हुबली, धारवाड़, बेलगावी का दौरा करेंगे, जहां रोड शो सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये एक महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं और कई उनके कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। शहर में एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे, जैसे कि आपको हमने बताया। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह कुंडागोल में विजय संकल्प अभियान में भी हिस्सा लेंगे। रैली के बाद बेलगावी जिले में पार्टी मामलों के संबंधित 2 बैठकों में भी वो हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे G20 स्टार्टअप की। आपको बता दें कि G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक जो है वो होने जा रही है हैदराबाद में। 2 दिनों तक ग्रुप की बैठक चलेगी। 20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक जो हैं वो शामिल होंगे। स्टार्टअप को लेकर बेहतर इकोसिस्टम बनाने पर इस बैठक के दौरान चर्चा जो है वो की जाएगी। तो अहम खबर और बड़ी खबर, 20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक जो है वो इसमें शामिल होंगे। स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम बनाने पर चर्चा की जाएगी और कैसे इस सिस्टम को हम बेहतर बनाएं उसको भी चर्चा लेकर के की जाएगी। तो G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है हैदराबाद में। 2 दिनों तक ये ग्रुप की बैठक जो है वो चलेगी। और इसके अलावा आपको बता दें हम कि 20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, स्टार्टअप को कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे इकोसिस्टम को बेहतर बनाया जाए इस पर चर्चा होगी। चलिए कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, उनके जरिए एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि पहली बार हैदराबाद में G20 बैठक का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब बैठक का आयोजन होगा और साथ ही साथ बता दें कि प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के सदस्य जो है वो इसमें शामिल होंगे। इनके अलावा G20 के देशों के बीच इकोसिस्टम को बेहतर बनाने पर चर्चा की जाएगी। स्टार्टअप्स, निवेश, इनोवेशन को विश्व स्तरीय बनाने पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ आपको बताएं कि औद्योगिक सरकारी संगठनों के लिए नीतियां बनाने पर भी मंथन होगा। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद दरअसल बैठकों का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो पहली बार हैदराबाद में G20 बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज से हैदराबाद में स्टार्टअप्स 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 2 दिनों तक होने वाली इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि, ऑब्जर्वर देशों के और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ बैठक में भारतीय स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र के लोग जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। और इस बैठक में सभी देशों के बीच स्टार्टअप को लेकर बेहतर इकोसिस्टम बनाने को लेकर योजना बनाने का काम किया जाएगा। बैठक में G20 देशों के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेहतर कैसे किया जाए इसको लेकर बाकायदा पॉलिसी बनाए जाने को लेकर सिफारिश भी की जाएगी। तो बैठक स्टार्टअप्स का समर्थन करने और स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, निवेशकों, इनोवेशन एजेंसियों और अन्य प्रमुख परिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक रूपरेखा को तैयार करने का काम किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं ओम बिरला के राजस्थान दौरे की। बता दें आपको कि आज ओम बिरला का राजस्थान दौरा है। जयपुर और दौसा के दौरे पर जाएंगे। सुबह 10:30 बजे बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और पूजा के बाद भगवत कथा में भी वो हिस्सा लेंगे। तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जयपुर और दौसा के दौरे पर इस दौरान रहेंगे। भगवत कथा में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। ओम बिरला का सुबह 10:30 बजे बालाजी मंदिर वो पहुंच जाएंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जो आज राजस्थान के दौरे पर है, राजस्थान जाएंगे और इस दौरान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का राजस्थान का दौरा है और इस दौरान कई जगह पर कार्यक्रम है। जयपुर और दौसा दौरे पर रहेंगे वो यहाँ पर और इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर
में भी जाएंगे। सुबह 10:30 बजे बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। पूजा के बाद भगवत कथा होगी और उस भगवत कथा में भी हिस्सा लेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और एक और अहम खबर आपको बताएं कि आज दरअसल नर्मदापुरम का गौरव दिवस जो है वो मनाया जाएगा और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम शहर में गौरव दिवस मनाया जाएगा। सीएम शिवराज जो है वो मां नर्मदा का पूजन अभिषेक करेंगे। गौरव दिवस पर शहर में बता दें आपको दीप उत्सव का आयोजन का कार्यक्रम है और मां नर्मदा जयंती और नर्मदापुरम का गौरव दिवस समारोह है आज जो मनाया जाएगा। बता दें कि नर्मदापुरम शहर के सेठानी घाट पर मुख्य समारोह होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल मंच से मां नर्मदा का पूजन अभिषेक करेंगे। जयंती पर बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु नर्मदा के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एमपी के नर्मदापुरम शहर में आज गौरव दिवस जो है वो मनाया जाएगा। सीएम शिवराज जो है वो मां नर्मदा का पूजन अभिषेक करेंगे। तो एमपी में आज गौरव दिवस मनाया जाएगा। गौरव दिवस पर शहर में दीप उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। तो शिवराज सिंह खुद मौजूद रहेंगे। पूरा शहर आज जगमगाता हुआ नजर आएगा। तो आज नर्मदापुरम का गौरव दिवस है। इसको लेकर क्या मान्यता है, क्या खासियत है, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं। दरअसल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये जयंती जो है वो मनाई जाती है और मान्यता ये है कि मान्यता के अनुसार इसी दिन नर्मदा का जन्म हुआ था। बता दें आपको कि नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है और लोग रेवा नदी के नाम से ज्यादा जानते हैं। नर्मदा को गंगा के समान पूजा जाता है और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रंथों के अनुसार नर्मदा तटों पर 60 लाख से अधिक तीर्थ स्थान जो है वो है यहाँ पर। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको बता दें कि शिवराज चौहान खुद यहाँ पर साथ रहेंगे, मौजूद रहेंगे जिस वक्त गौरव दिवस मनाया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। तो नर्मदापुरम शहर में गौरव दिवस मनाया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य महोत्सव होगा और 28 से 30 जनवरी तक लोक साहित्य का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा लोक साहित्य का आयोजन होगा। लोक साहित्य, कविता पाठ और युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य सम्मेलन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताएं कि सीएम भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल के नेतृत्व में 28 जनवरी से 30 जनवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और आज पहले दिन शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के आगे बढ़ने में युवाओं की भूमिका और छत्तीसगढ़ के आंचलिक साहित्य में युवाओं की भूमिका पर चर्चा के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी। 29 जनवरी को दूसरे दिन 11 बजे से 6 बजे तक छत्तीसगढ़ साहित्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर चर्चा होगी। तीसरे और आखिरी दिन 30 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कहानी, रचना पाठ तथा कविता पाठ विषय पर लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कैसे लोक साहित्य का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा लोक साहित्य का आयोजन होगा यहाँ पर और भी कई कार्यक्रमों का यहाँ पर बात है। लोक साहित्य, कविता पाठ, युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ में आज से लोक साहित्य महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। तो लोक साहित्य क्या है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाता है, इसकी क्या मान्यता है और महोत्सव का विषय क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। लोक साहित्य को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका, आंचलिक साहित्य में युवाओं की भूमिका और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की क्या है खास, तो क्षेत्रीय साहित्य में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी भूमिका को इसमें समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। साथ ही साथ कहानी, रचना पाठ और कविता पाठ पर सम्मेलन जो है वो कराए जाएंगे, सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और सम्मेलन का जो उद्देश्य होगा वो दरअसल लोक साहित्य को बढ़ावा देना सम्मेलन का उद्देश्य है कि कैसे हम जो है लोक साहित्य को आगे बढ़ाएं, कैसे इस पर लोगों को जानकारी जो है वो साझा कराएं, लोगों को जागरूक करें। आंचलिक साहित्य में युवाओं की क्या भूमिका है इस पर जोर दिया जाएगा, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। क्षेत्रीय साहित्य में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका के बारे में समझाया जाएगा। तो लोक साहित्य महोत्सव के विषय क्या क्या है वो ये है। कहानी, रचना पाठ का जो अहम विषय है वो रहेगा। सीएम खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस दौरान।
और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में आज से किसानों का धरना प्रदर्शन है। बीकेयू ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में आज से किसान जो है वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और बाकायदा इसका अब औपचारिक ऐलान भी हो गया है। बीकेयू ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का यह प्रदर्शन है। जीआईसी मैदान में आंदोलन के लिए किसान जुटेंगे। तो बिजली बिल, गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन है। तो आज से मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। बीकेयू द्वारा प्रदर्शन के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसान प्रदर्शन के लिए जुटेंगे। बीकेयू द्वारा बताया गया है कि किसानों के दर्जनों मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान बिजली के बिल, गन्ने की मूल्य वृद्धि, गन्ने के बकाया भुगतान, किसान के समर्थन मूल्य आदि को लेकर के परेशान है। इसके साथ ही किसानों के शोषण से संबंधित जो भी मामले होंगे उन सभी को आंदोलन के माध्यम से उठाया जाएगा और फिर मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन इनका जो धरना है किसानों का वो चलेगा। तो मुजफ्फरनगर में आज से किसानों के धरने प्रदर्शन की शुरुआत होने जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि सरकार लाख दावे करती है किसानों की बेहतरी के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको हम समझाते हैं। दरअसल गन्ने के बकाये का भुगतान जो है वो किसान चाहते हैं, इसकी वजह से परेशान है। साथ ही साथ गन्ने के एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग जो है वो किसान लगातार कर रहे हैं और किसानों की कर्ज माफी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान कर्ज माफी चाहते हैं। इसके अलावा जो उनका बकाया बिजली का बिल है उसको वो माफ करवाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी को लेकर कानून की मांग लगातार किसान जो है वो कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपको याद होगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान अब ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है साफ साफ कहा यह जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन किसानों का अनिश्चितकालीन के लिए चलेगा। तो मुजफ्फरनगर में बीकेयू आज से प्रदर्शन की तैयारी में और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान बीकेयू की तरफ से कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं लखनऊ विधानसभा में 26 जनवरी की परेड के दौरान दरअसल कुर्सी पर बैठने की होड़ को लेकर पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्री का एक वीडियो जो है वो सामने आया है। इस वीडियो में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कुर्सी पर बैठने के लिए मौजूदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ बचकानी हरकत कर दी। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से दूसरी कुर्सी पर बैठने को कहते हुए उन्हें देखा गया। इस घटना के दौरान दानिश अंसारी के चेहरे का अजीब सा भाव जो था वो साफ देखा जा सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मोहसिन रजा स्टेज पर आते हैं और तभी कुर्सी पर बैठने जा रहे दानिश अंसारी को बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। यूपी सरकार के दो मंत्रियों के बीच इस कुर्सी की लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।